हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए। जो लोग भी जुड़े हैं, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों में, इन वीडियो को लाइक करेंगे। और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है। सभी लोग बताएंगे, ब्रिक के द्वारा प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। एवरेज में पूछा गया है। 1000 सीसी होगा, 1200 सीसी, 200 सीसी या 500 सीसी। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। आंसर करिए सभी लोग। फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ब्रिक के द्वारा कितना प्रति मिनट औसतन, ठीक है, 1200 सीसी जो है रक्त का प्रवाह होता है। देखिए, ब्रिक जो है रक्त प्रवाह शरीर के कुल हृदय का उत्पादन के करीब दो, ठीक है, 20% होता है। ब्रिक जो है रक्त प्रवाह को मिलीमीटर प्रति मिनट में मापा जाता है। जैसे मिलीमीटर प्रति मिनट में मापा जाएगा इसे। ब्रिक रक्त प्रवाह और ब्रिक प्लाज्मा प्रवाह दोनों ही गुर्दे के कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे, एलिजा का पूरा नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, एंजाइम लाइसिस इम्यून सोल्यूशन एक्टिविटी होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वे ऐसे होगा, या एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन एक्टिविटी होगा, या ऑप्शन डी एंजाइम लाइसिस इम्यून सोल्यूशन ऐसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए सभी लोग। एलिजा क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यून सर्वेट ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यह एक क्या है, तो जैव रासायनिक परीक्षण है। इसका इस्तेमाल किसी नमूने में एंटीबॉडी, हार्मोन, बैक्टीरिया या वायरस की मौजूदगी और यात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एलिसा परीक्षण में रक्त, प्लाज्मा, पेशाब, लार और मस्तिष्क मेरु द्रव्य जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एलिजा परीक्षण जो है HIV, हेपेटाइटिस और दूसरे संक्रमण रोगों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिजा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यून सर्वेट ऐसे हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर को देखेंगे। बताएंगे, पानी के उबालने से सभी जीव मर जाते हैं एक को छोड़ के, तो कौन सा जीव इसमें नहीं मरता है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो फंजाई होगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या स्पोर्स हो जाएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए दोस्तों। तो बताएंगे, पानी के उबालने से सभी जीव मर जाते हैं, एक कौन सा बचा रहता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्पोर्स, यानी कि बीजाणु को छोड़ के। बीजाणु देखिए एक संरचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीजाणु एक संरचना है जिसके जरिए जीव अपने आप को फैलाते हैं या कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं। ठीक है, बीजाणु जो है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो स्पोर्स हो जाएगा, जो कि पानी के उबालने पे सभी जीव मर जाएंगे, लेकिन बीजाणु जो है यानी कि स्पोर्स बचा रहता है। बीजाणु किसी खास पौधे के स्पोरेंगियों से निकलते हैं। बीजाणु जो है हवा, पानी या कीड़े पर फैलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ पे फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, फंजाई क्या होता है, तो कवक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकी मृतपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये, तो यूकैरियोटिक बहुकोशिक मृतपोषी होते हैं, जिनके तंतु जमीन के भीतर लकड़ी में अथवा अन्य अंतः स्तरों में पनपते हैं। किसके, तो कवक के जीव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात किया जा रहा है, तो बैक्टीरिया सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव है। ध्यान रखना है, ये जो है सभी तरह के वातावरण में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो एक एकल कोशिका वाले जीव है जिसमें एक झिल्ली से बंधा हुआ नाभिक होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपका थर्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन कहलाता है, तो आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे, मौखिक यानी कि ऐसे सामने से बात करना, या शारीरिक हमले करना, शरीर पे हमला कोई कर दे तो उसे दमन कहेंगे, वापसी कहेंगे, आक्रामकता कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि आक्रामकता। देखिए मौखिक मौखिक बातचीत, जैसे सामने से बात कर रहे हैं और शरीर पे हमला करेगा या दोनों के जरिए क्रोधित होने दिखावा करेगा, और इस व्यवहार को क्या कहेंगे, आक्रामकता कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आक्रामकता एक शत्रुता पूर्वक या विनाशी व्यवहार होता है, यानी कि उसमें आपको ठीक है मार भी सकता है वो। ठीक है, आक्रामकता उसी को कहेंगे। क्रोध से बचने चाहिए और क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना होता है। क्रोध को काबू में करने के लिए रोजाना ध्यान, ठीक है ये ध्यान जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, आक्रामकता यानी कि रोष होता है, सीधी तरीके से कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे बताइए। ठीक है, बालक जो 16 वर्ष की आयु का है, बालिका जो कि 18 वर्ष की आयु के न होते हुए भी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, क्या है, तो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो बताइए। ठीक है, तो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, बताइए यहाँ पे। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे, अवयस्क अपराध प्रवृत्ति कहा जाएगा उसे, अवयस्क अपराध या प्रवृत्ति कहा जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी अल्पवयस्क है, माफी चाहता हूँ। ठीक है, अल्पवयस्क अपराध हो जाएगा। अल्पवयस्क अपराधी बाल अधिनियम, ठीक है 1960 है। किसी कानून के तहत, यानी कि इसके कानून के तहत जो है अल्पवयस्क अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए फिलहाल कानून लागू है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा न करने का विशेष कारण, ठीक है आपके फैसले पर दर्ज करेगा। ठीक है, इसको मानने या ना मानने पे किसी व्यक्ति पे, ठीक है अल्पवयस्क अपराध यानी कि ये, ठीक है उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 6 नंबर को देखेंगे, चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है, यहाँ पे बताइए। ठीक है, चमड़े के नीचे, ठीक है सुई जो दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को। ठीक है, असामाजिक बच्चा इसमें क्या होगा, तो वह बच्चा होता है जिसका व्यवहार दूसरों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, दूसरों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ पे बताइए चमड़े के नीचे सुई, ठीक है किस कोण पर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग बताइए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा 45 डिग्री से या 90 डिग्री पे। ठीक है, 45 या 90 डिग्री, तो यहाँ पे 45 लगाएंगे। देखिए चमड़े के इंजेक्शन, ठीक है जिस जगह पे इंजेक्शन लगाना है वहां त्वचा को हल्का दबाएं। ठीक है, सिरिंज को पेंसिल की तरफ पकड़ा जाता है, इसमें सुई को 45 या 90 डिग्री के कोण पे त्वचा के नीचे डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बताइए मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए, तो सभी लोग बताएंगे। मांस में सुई जब लगाएंगे आईएम, ठीक है इंट्रामस्कुलर कितने डिग्री पे लगाया जाता है, तो आईएम ठीक है 90 डिग्री पे लगाया जाता है। ठीक है, मांस में सुई जब लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है, तो 90 डिग्री पे लगाया जाएगा। तो उस स्थिति में आप लोगों को बताना है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, तो किससे करेंगे, सूखा रुई स्वाब से, गीला रुई स्वाब से, स्प्रिट रुई स्वाब से, या ठीक है प्रोवोडीन आयोडीन रुई स्वाब से। तो क्या होगा, सूखा रुई स्वाब हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा सायरन का, तो सूखा रुई स्वाब से, यानी कि आईएम में ठीक है इंजेक्शन, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब लगाया जाएगा, मांस में सुई लगाया जाएगा, तो किस पदार्थ से दबाना चाहिए, तो ये सूखा रुई स्वाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर को देखेंगे, डायूरेटिक्स किस पदार्थ किस समय दिया जाता है, तो बताइए डायूरेटिक्स क्या है, तो एक मूत्रवर्धक पदार्थ है जो मूत्र उत्पादन में वृद्धि करता है। ठीक है, मूत्रलता को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या करेगा, मूत्रलता को बढ़ावा देने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। तो कब दिया जाता है डायूरेटिक्स, बताइए, इसे मूत्रवर्धक कहा जा सकता है। डायूरेटिक्स को क्या, तो मूत्रवर्धक, ठीक है मूत्रवर्धक, ठीक है मूत्रवर्धक इसे कहा जा सकता है। तो ये सुबह हो जाएगा मॉर्निंग में, सॉरी। तो देखिए यह ज्यादातर गुर्दे के जरिए नमक और पानी को निकालने में मदद करता है। मूत्रवर्धक कैसे काम करते हैं, तो डायरेटिक्स क्या है, तो मूत्रवर्धक है। तो ऐसी दवाइयां होती है जो शरीर में तरल पदार्थ के निर्माण को कम करने में मदद करने का कार्य करेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इन्हें कभी कभी पानी की गोलियों भी कहा जाता है, पानी का गोलियां भी कहा जा सकता है। यह ज्यादातर मूत्रवर्धन, ठीक है जो है, ठीक है गुर्दे के मूत्र के जरिए नमक और पानी को निकालने में मदद करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 9th नंबर को देखेंगे। बताइए यहाँ पे फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में किया जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है।
तो फोटोथेरेपी समझेंगे। फोटोथेरेपी क्या है, तो एक तरह की लाइट थेरेपी है, ठीक है। इसे त्वचा पर पीली रोशनी डाली जाएगी। इसका इस्तेमाल नवजात शिशु में पीलिया के इलाज हेतु किया जाता है। साथ ही ठीक है, इसमें कौन सा सॉरी पीली नीली रोशनी डाला जाता है। ठीक है, इसमें बताइए सभी लोग ट्यूबलाइट कितने यूज किए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कलर के ट्यूबलाइट इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, नीले रंग की रोशनी डाली जाती है फोटोथेरेपी में, ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, इसका इस्तेमाल नवजात शिशु पीलिया के इलाज के लिए किया जाता है। साथ ही त्वचा संबंधी कुछ और समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। ठीक है, फोटोथेरेपी में क्या करेंगे, तो नीली रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। यह रोशनी जो है बिलिरुबिन को एक ऐसे रूप में बदल देती है जिसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, फोटोथेरेपी से क्या है, पीलिया, ठीक है, पीलिया को कम करे किया जा सकता है, पीलिया के लक्षण को कम किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फोटोथेरेपी में क्या होता है, तो यूवीए एंड यूवीबी दो तरह की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, इसमें फोटोथेरेपी में क्या करेंगे, आंखों को और जननांग को ढक दिया जाता है। यहाँ पे बताइए सभी लोग। ठीक है, नेजल कैनुला का उपयोग होता है। तो नेजल कैनुला का उपयोग ऑक्सीजन देने के लिए, सिक्रेशन को साफ करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, या दोनों के लिए। तो आप लोग बताइए यहाँ पे नेजल कैनुला। ठीक है, ठीक है, नेजल कैनुला के बारे में 10th का सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेजल कैनुला क्या होता है, तो एक ऐसा उपकरण होता है जिससे क्या होता है, नाक के जरिए अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाती है। यह एक पतली लचीली ट्यूब होती है जिसमें दो, ठीक है, कांटे होते हैं। ये कांटे नाक के अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10th का राइट आंसर करिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन देने के लिए इसमें नेजल कैनुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो नेजल कैनुला का उपयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति को हाइपोक्सिया या, ठीक है, हाइपोक्सीमिया हो तब इसका उपयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति को ओसीडी या अन्य श्वसन रोग हो तब इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और नेजल कैनुला को नाक के अंदर डाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर को देखेंगे, बताएंगे हाइपोवोलेमिया शॉक में कौन सा तरल पदार्थ दिया जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे हाइपोवोलेमिया शॉक में कौन सा तरल पदार्थ दिया जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए 11 का क्या हो जाएगा, 11 का सभी लोग बताइए 11वें का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया शॉक में कौन सा तरल पदार्थ दिया जाता है। तो आंसर करिए। ठीक है, 11वें का क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हाइपोवोलेमिया शॉक क्या होता है, तो इसमें शरीर में रक्त या तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, शरीर में रक्त या तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा तरल पदार्थ दिया जाएगा, तो 0.9% NaCl दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है इस, ठीक है, इससे दिल को, शरीर को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती इसमें हाइपोवोलेमिया शॉक में। ठीक है, हाइपोवोलेमिया शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसे तुरंत इलाज करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें समस्याएं क्या आ सकती हैं हाइपोवोलेमिया शॉक में, तो दिल का धड़कना अनियमित हो जाता है, यानी कि नियमित रूप से नहीं धड़केगा, अंगों में रक्त और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 12th नंबर बताएंगे, मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है। तो सभी लोग बताएंगे मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, पीठ के बल, पेट के बल, दाहिने करवट या बाएं करवट। तो 12th का सभी लोग यहाँ पे बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। ठीक है, एनीमा क्या होता है, तो एनीमा क्या होता है, तो निचले आंत को साफ करने के लिए किया जाता है आमतौर पे। ठीक, एनीमा प्रशासन का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, तो निचले आंत को साफ करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर कब्ज के इलाज के लिए अंतिम उपाय होता है। किसके लिए, कब्ज के इलाज के लिए अंतिम उपाय होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाएं करवट में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा बाएं करवट में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, 13 नंबर को बताएंगे, 13 नंबर का। ठीक है, ICD-X वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ICD-X वर्गीकरण का उपयोग होता है तो सेंट्रल स्टेरॉइड सप्लाई विभाग में, ठीक है, शल्य कर्म कक्ष में, चिकित्सा अभिलेख विभाग में, या रक्त बैंक में। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे जल्दी से क्या होगा।
ICD यानी कि क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय विभाग विभाग होता है। ठीक है, ये क्या, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चिकित्सकीय अभिलेख विभाग में किया जाता है आपका ICD का प्रयोग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समन्वय प्रभाग इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतः गर्भपात का आम कारण है, स्वतः गर्भपात का आम कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे बताएंगे। स्वतः गर्भपात कई कारणों से हो सकते हैं, बताएंगे। शारीरिक चोट है, ठीक न होने वाला तनाव है, जन्मजात त्रुटियां है, या जन्म प्लाज्म की त्रुटियां। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, आंसर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन डी होगा, जन्म प्लाज्म, ठीक है, की त्रुटियां हो जाएगा। यानी कि देखिए कई कारण होती है ठीक है, यह गुणसूत्री संबंधी असामान्यताएं हैं। ठीक है, इसके अलावा गर्भाशय की असामान्यताएं, हार्मोनल असामान्यताएं हैं, सॉरी सामान्यताएं हैं। ठीक है, संक्रमण और जीवन शैली की कुछ जुड़ी आदतों से गर्भपात के कारण बन सकती है। देखिए इसके कुछ आम कारण क्या क्या है, तो गर्भाशय की असामान्यताएं हैं। ठीक है, धूम्रपान से भी होगा, कुपोषण से होगा, मात्र आघात या मात्र उम्र से होगा, अत्यधिक कैफीन या नशीले दवाओं के सेवन से भी हो सकता है। ठीक है, मिसकैरियज या विषैले पदार्थों के विकिरण के संपर्क में आने से भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है ये। ठीक है, आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर बताएंगे, न्यूमेटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूमेटिक बिस्तर जो है किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, आप लोग बताएंगे, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को जर्म प्लाज्म जो दिया गया है ना, जर्म प्लाज्म दिया गया है ना, तो जर्म प्लाज्म क्या है, किसी व्यक्ति की अनुवांशिक सामग्री है। ठीक है, ये जर्म प्लाज्म जो है किसी व्यक्ति की अनुवांशिक सामग्री है, जिसे यौन या शारीरिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित किया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामान्य में अर्थ है जर्म प्लाज्म एक प्रजाति है, जनसंख्या, ठीक है, भूमि प्रजाति, संकर या कृषि, ठीक है, कृषि के प्रतिनिधि कर सकता है ये, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, तो न्यूमेटिक बिस्तर जो है किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, जिह्वा की चोट से, बेड सोर से, मांसपेशी के सिकुड़न से, या पैर में मवाद से। तो 15 का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बेड सोर से हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, बेड सोर से हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और अपना स्कोर भी लास्ट में आप लोग बताया करें कि कितना आपने सही किया है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है जी, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए, रेगुलर आप लोग जुड़ जाया करें 11 बजे क्लास में।